हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बायो। आज पढ़ेंगे न्यू चैप्टर नेचुरल रिसोर्स। इसमें देखेंगे कौन कौन सा रिसोर्सेस है जिन्होंने हम लोग को नेचर ने गिवन है। तो इसमें मेनली देखेंगे कि कौन कौन सा रिसोर्स है जिन्हें हम लोग पहले से ही मिला है या गिवन है। तो देखेंगे इसमें आज का लेक्चर में कि कौन कौन सा नेचुरल रिसोर्स है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नेचुरल रिसोर्सेस मेनली हम लोग को नेचुरल रिसोर्सेस, जैसे हम लोग का जो प्लेनेट है अर्थ, खाली अर्थ ऐसा प्लेनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करता है। बाकी मार्स, जुपिटर, वेनस किसी में भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता। खाली क्या अर्थ है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो मेनली हम लोग के कौन कौन सा रिसोर्स है। पहला रिसोर्स है लैंड, सेकेंड रिसोर्स है वाटर एंड थर्ड एयर। लैंड वाटर एयर, ये तीनों किसी की हम लोग को नेचुरल रिसोर्स, ये हम मैन मेड नहीं है। हम लोग उसको ना वाटर को बनाया है ना लैंड को बनाया है, ठीक है ना, ना एयर को बनाया है। हमें तीनों क्या है, ये नेचुरल नेचुरल रिसोर्स है। नेचर से हम लोग को गिवन है। इसको हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं अभी। एयर को किस फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं? ऑक्सीजन के फॉर्म में। वाटर को पीने के फॉर्म में। लैंड को हम जिसमें हम लोग रह रहे हैं उस, ठीक। तो मेनली जो लैंड वाटर एयर है, लैंड को बोलते हैं लिथोस्फियर। लिथोस्फियर क्या है? इट इज आउटर मोस्ट अर्थ क्रस्ट। ये सबसे आउटर मोस्ट क्या है? अर्थ क्रस्ट। इसको बोलते हैं लिथोस्फियर। सेकेंड है वाटर। वाटर को बोलते हैं हाइड्रोस्फियर। हम लोग के अर्थ में 75% क्या है? वाटर है। ओनली 25% लैंड है। सोच सकते हो क्या? 75% क्या है? वाटर है। ओनली 25% क्या है? लैंड है, ठीक। और सब अंडर ग्राउंड वाटर है, ठीक है ना, अंदर। और हम लोग जमीन के जो अर्थ है उसके नीचे भी वाटर है, ऊपर में वाटर है, मतलब वाटर ही वाटर है हर जगह। खाली 25% है। एयर, एयर को बोलते हैं एटमोसफियर, ठीक। जब लिथोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड एटमोसफियर, ये तीनों जब इंटरेक्ट करते हैं तो क्या बनता है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? एक लिविंग थिंग जिसमें ऑल लिविंग फॉर्म हो जाते हैं, ठीक। तो मतलब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर आपको क्लियर हो गया होगा कि लैंड को बोलते हैं लिथोस्फीयर, वाटर को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, एयर को बोलते हैं एटमोस्फीयर। अब देखते हैं नेक्स्ट, ब्रीथ ऑफ लाइफ, ठीक। ब्रीथ ऑफ लाइफ, ब्रीथ ऑफ लाइफ का मतलब जिंदगी की सांस। द प्रोसेस विच रिजल्ट इन द कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड द concomitant प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कंजप्शन। ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसमें क्या? ऑक्सीजन का कंजप्शन। ऑक्सीजन कंजप्शन मतलब जो चीज़ किसी भी चीज़ को कंजप्ट करना, लेना मतलब। तो ऐसा मतलब प्रोसेस है ब्रीथ ऑफ लाइफ जिससे हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और उसको क्या करते हैं? कंकमिटेंट क्या प्रोडक्शन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। कैसे? किस फॉर्म में? कंबसन फॉर्म में। तो उसको क्या बोलेंगे? ब्रीथ ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है अब दो, मतलब जो टू मेन फीचर्स है जिससे हम लोग फिक्स कर सकते हैं। दे आर फिक्स्ड बाई ग्रीन प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। हम लोग को पता है कि ग्रीन प्लांट क्या करता है? फूड बनाता है। और ग्रीन प्लांट क्या होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। वो क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं विद हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्या करते हो? ग्रीन प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज में, विद हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहले तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लिए किसमें? फोटोसिंथेसिस की माध्यम से। सेकेंड है मराइन एनिमल्स यूज कार्बोनेट डिजॉल्व्ड इन सी वाटर टू मेक देयर सेल। मराइन एनिमल्स क्या करते हैं? कार्बोनेट को यूज़ करते हैं क्या क्या करने के लिए? सी वाटर टू क्या बनाने के लिए? सेल बनाने के लिए। तो देखिए मेन फ्रेंड्स, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है और बाकी मार्स वेनस में ना 95 से 97% है खाली कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब उतना कार्बन डाइऑक्साइड है तो वहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हम लोग का जो अर्थ, उसमें टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, डे के टाइम भी नाइट के टाइम भी प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन जहाँ वहाँ दूसरा प्लेनेट है मार्स वेनस, वहाँ टेम्परेचर माइनस में चलता है, -190 +110 डिग्री वैसे टेम्परेचर में। तो वैसे लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता उतना टेम्परेचर में, ठीक है ना, कि कोई भी मतलब बॉडी सब ये नहीं कर पाएगा। तो मेनली उसीलिए मतलब हम लोग प्लेनेट में सब चीज़ मतलब मेंटेन है, इंटरमीडिएट है, हर चीज़ सबसे चल सीजनल है, उसी से हम लोग का लाइफ एग्जिस्ट हो पा रहा है अर्थ में। मेन यही है। तो इसमें देखते हैं और आगे नेचुरल रिसोर्स को टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट, द रोल ऑफ एटमोसफियर इन क्लाइमेटिक चेंजेस। एटमोसफियर का क्या रोल रहता है किसमें? क्लाइमेटिक चेंजेस में। देखेंगे उसको अब। द एटमोसफियर कीप द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टडी ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ होल ईयर। जो एटमोसफियर का मेन फंक्शन है, क्या करता है? टेम्परेचर को स्टडी फॉर्म में रखता है पूरे डे और होल ईयर। डे नाइट होल ईयर हमेशा के लिए क्या करता है? टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है।
और मान लो टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेगा एटमोसफियर, अगर टेम्परेचर हम मतलब 100 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस या 150 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो हम लोग जल के राख हो जाएंगे। अब और टेम्परेचर अगर माइनस में भी रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस -100 डिग्री सेल्सियस 200 डिग्री सेल्सियस, तो हम लोग बर्फ़ बन जाएंगे। इसलिए हम लोग का जो एटमोसफियर है उसका बहुत बड़ा रोल है किसमें, टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। ठीक, अब है देयर आर 5 लेयर ऑफ जोन्स ऑफ एटमोसफियर। एटमोसफियर के 5 लेयर ऑफ जोन्स प्रेजेंट होते हैं एटमोसफियर में। कौन कौन सा जोन्स होते हैं देखते हैं। फर्स्ट जोन है ट्रोपोस्फियर, ठीक। सेकंड है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड है मिसोस्फियर, फोर्थ है थर्मोस्फियर एंड फिफ्थ है एक्सोस्फियर। तो सिंपल सिंपल है, इसको आप 3 5 6 बार पढ़िए, उसके बाद लिख लिख के पढ़िए तो आप जल्दी याद होगा आपको। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मिसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। अब देखते हैं नेक्स्ट विंड। विंड का क्या रोल है देखेंगे। द चेंजेस इन द अर्थ एटमोस्फियर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द विंड, स्टॉर्म एंड रेन। जो भी चेंजेस होते हैं अर्थ एटमोस्फियर में वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, विंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्टॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है और रेन के लिए। ये तीनों चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, अर्थ एटमोस्फियर। द लैंड गेट हीटेड अप एंड कोल्डेड डाउन फास्टर देन द वाटर। जो ज़मीन है, जो लैंड है, वो किससे जल्दी ही गर्म होता है, जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ही ठंडा हो जाता है एज कम्पेयर टू वाटर। वाटर तो लेट में होता है लैंड से, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफियर ड्यू टू हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज एंड एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसमें फॉर्मेशन ऑफ वाटर होगा, इन क्या होता है और एटमोसफियर में वाटर वेपर का फॉर्मेशन होता है किसके लिए, विद द लिविंग फॉर्म, मतलब वो किस वो कैसे फॉर्म होता है, ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज। और पानी गर्म, पता है आपको वो एवोपोरेशन का प्रोसेस, अगर पानी गर्म होता है तो वाटर वेपर बन के ऊपर जाता है, और नहीं तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के चलते। तो दो मेन है जो होता है। तो इसमें हम लोग हो गया। तो मेन देखें, इसमें विंड देख चुके हैं, फिर अब द रोल ऑफ द एटमोसफियर इन क्लाइमेटिक चेंजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट रेन। तो रेन में देखेंगे हम लोग कि इसमें कैसे वो रेन फॉर्म्ड होता है, कैसे इवेपोरेशन क्या है, कंडेंसेशन क्या है, उसको देखेंगे। तो देखते हैं रेन। इट इज़ फॉर्म्ड बाई इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ द वाटर साइकिल। ये किससे फॉर्म होता है, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन। इवेपोरेशन मतलब आप लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं पता होगा, मैं आपको बता रहा हूँ एक बार फिर से। इवेपोरेशन उसको बोलते हैं जिसमें लिक्विड पार्ट लिक्विड होता है, जो वाटर होता है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। जिसमें वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, लिक्विड पार्ट वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। और कंडेंसेशन मतलब इस जस्ट अपोजिट है इवेपोरेशन में। जो वेपर फॉर्म में वो कन्वर्ट होगा इसमें लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना। जो वेपर है उसमें किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। और इसमें क्या होगा, इवेपोरेशन में जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में। एक दूसरे जस्ट अपोजिट है ऑफ वाटर साइकिल इन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब रेन किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंस का है, इसका रोल क्या है, इंपॉर्टेंस फॉर एग्रीकल्चर प्रोसेसेस। इमें इसका यूज़ क्या है, एग्रीकल्चर फॉर। बहुत लोग फार्मर लोग किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, वाटर के ऊपर। अगर पानी नहीं गिरेगा तो उन लोग की जो भी पेड़ी कुछ भी वेट कुछ भी बोए रहेंगे वो खत्म हो जाएगा, उसी लोग पूरे डिपेंड होते हैं वाटर के ऊपर। कंजर्व रेन बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड पुल्स। हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं किसी हेल्प से, डैम्स और पुल्स की हेल्प से। नेक्स्ट देखते हैं आप एसिड रेन। एसिड रेन और नॉर्मल रेन दोनों डिफरेंस बिटवीन है। नॉर्मल रेन तो खाली उसमें वाटर रहता है, लेकिन एसिड रेन में बहुत सारे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म होता है एसिड रेन। व्हेन फॉसिल फ्यूल आर बर्न्ड, गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिलीज्ड। जब फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं, फॉसिल फ्यूल क्या है, कोल, पेट्रोलियम, तो कौन कौन सा गैस निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों गैस बहुत ही डेंजर हैं। द गैसेस आर डिजॉल्विंग इन वाटर। ये जो गैस है वो किस में डिजॉल्व होते हैं, वाटर में डिजॉल्व होते हैं। क्या फॉर्म करने के लिए होते हैं, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो गैस है, कौन कौन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड, इस किस में डिजॉल्व होते हैं, वाटर में। क्या फॉर्म करने के लिए, देखिए नाइट्रिक एसिड। वो इसका मतलब नाइट्रिक एसिड मतलब बहुत ही डेंजर एसिड है। और सल्फ्यूरिक एसिड। आपने ताजमहल,
ताजमहल के एसिड रेन के चलते अब वो धीरे 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 पीला हो रहा है। ठीक है ना, पहले वो बहुत वो पूरा वाइट सब बना था ना ताजमहल, तो पूरा वाइटिश था, लेकिन अब धीरे धीरे एसिड रेन की वजह से वो पीला होता जा रहा है। तो एक मेन हम लोग रेन को, अब रेन कंप्लीट हो गया, रेन एसिड रेन दोनों देख लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट, वाटर अ वंडर लिक्विड। जल ही जीवन है, जल है तो कल है। तो वाटर को बोलते हैं द वंडर लिक्विड, क्योंकि वाटर बहुत इंसेंशियल है हम लोग के लाइफ के लिए। अगर वाटर नहीं रहेगा तो हम लोग का लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। वाटर है तो हम हैं। पानी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आप देखते हैं द मोस्ट अनयूजुअल नेचुरल कंपाउंड फाउंड ऑन द अर्थ। एक क्या है, नेचुरल अनयूजुअल नेचुरल कंपाउंड। ये भी एक रिसोर्सेज है जिन्होंने हम लोग नेचर से गिवन है। ठीक है ना, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स है वाटर। हम लोग वाटर को नहीं बनाया है, वाटर कुछ नेचुरल रिसोर्स है। फाउंड किस में फाउंड होता है, अर्थ में फाउंड होता है। विच फुलफिल्स ऑलमोस्ट वेरियस डिमांड ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स। एक बहुत से लिविंग थिंग में क्या कहा जाएगा, प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमंस, सब इसमें सब इंक्लूड होंगे। सब के लिए वाटर इंसेंशियल है। बाकी फिशेस के लिए तो वाटर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर में ही रहते हैं। क्रोकोडाइल से सब के लिए क्या है, वाटर ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अबाउट 25% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। कितना, 75% किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है पूरे अर्थ में। इट इज़ प्रेजेंट अंडरग्राउंड। बहुत वाटर अंडरग्राउंड भी है, ज़मीन के नीचे भी है। आपका घर बना है उसके नीचे पानी, हर जगह पानी है। ठीक है, 75%, खाली 25% में हम लोग रह रहे हैं, मतलब लैंड है खाली। बाकी 75% में क्या है, वाटर ही वाटर है। अब देखते हैं नेसेसिटी ऑफ वाटर फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म। वाटर का क्या नेसेसिटी का इंपॉर्टेंस है हम लोग करेंगे। ठीक है ना, उसको देखेंगे। इट मेंटेन अ यूनिफॉर्म टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। वाटर क्या करता है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर को मेंटेन करता है बॉडी में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, ऑल सेलुलर प्रोसेसेस टेक प्लेस इन द वाटर मीडियम। बहुत सारा ऐसा प्रोसेस जैसे कि वाटर से के अलावा बहुत सारे प्रोसेस है जिसके वाटर की हेल्प से नहीं हो पाएगा। तो वाटर इज इसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर फॉर्म्स द हैबिटेट ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। वाटर है तो बहुत लोग का हैबिटेट बना है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स। अब देखते हैं नेक्स्ट, वाटर तो है, वाटर बहुत इसेंशियल हम लोग पता है और पढ़ चुके हैं ना, बहुत बहुत क्या चीज़ में यूज़ होता है वाटर का, हम पढ़ चुके हैं ना। अब देखते हैं वाटर पोल्यूशन। बहुत सारे वो इंडस्ट्रीज, कंपनीज में वाटर को कैसे, मतलब कोई कहीं भी कर देते हैं, नाली नाला में डाल फेंक देते हैं, रिवर में कर देते हैं पोल्यूटेड वाटर को। तो उसको देखेंगे अभी नेक्स्ट, वाटर पोल्यूशन। व्हेन वाटर बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर यूसेस। अनफिट मतलब जो पीने, ये मतलब जो अच्छा नहीं है, मतलब वेस्ट वाटर है। ठीक है ना, फॉर ड्रिंकिंग एंड यूजेस, देन द वाटर इज कॉल्ड पोल्यूटेंट। ठीक, ऐसा वाटर जो पीने योग्य नहीं है, मतलब हिंदी में आपको बता रहा हूँ, जो हम पीने के अच्छा नहीं, खराब वाटर, वैसे वाटर को बोलते हैं पोल्यूटेंट वाटर। अब देखते हैं कॉसेस ऑफ एयर पोल्यूशन। क्या कौन कौन सा ऐसे कॉज है जो एरिएशन पोल्यूशन करता है, उसको देखते हैं। पहला पॉइंट है डंपिंग ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज इनटू वाटर बॉडीज। जो फालतू पानी है, वेस्ट पानी है, उसको क्या करते हैं, सीधा किसमें छोड़ देते हैं, वाटर बॉडीज में करते हैं, बिना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। STP बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसमें वाटर को बैक्टीरिया से हेल्प से क्लीन करते हैं, लेकिन इसमें कहीं बहुत इंडस्ट्रीज लोग नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो उसको वो कॉस्ट तो होगा, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन होगा ही। स्पेयरिंग केमिकल इन वाटर फील्ड। बहुत वाटर फील्ड में क्या करते हैं, केमिकल्स को भी डाल देते हैं, बहुत सारे केमिकल्स। डंपिंग हाउस होल्ड वेस्ट इन द वाटर बॉडीज। बहुत लोग क्या करते हैं, सामान लोग पकड़ते हैं और समुद्र में फेंक देते हैं, या रिवर सी कहीं भी फेंक देते हैं। वैसे मत करना, वो अच्छा चीज़ नहीं है। उसको उसका पानी पोल्यूशन हो रहा है, उसके लिए पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो हम वाटर और वाटर पोल्यूशन मतलब है, उस वाटर पोल्यूशन वो है कि कैसे वाटर पोल्यूटेंट हो रहा है, किस टाइप का हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट सॉइल। सॉइल, इट इज अ पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस कंसिस्टिंग ऑफ डिसइंटीग्रेटेड रॉक एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। एक क्या है, सॉइल एक अर्थ सरफेस का पोर्शन है जो क्या कंटेन करता है,
रॉक्स रहता है और डिकेइंग मैटर ऑर्गेनिक मैटर रहता है, ठीक। एक और इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट ऑफ मेनी प्लांट्स एनिमल्स। एक मतलब सॉइल क्या करता है, बहुत वो प्लांट्स और एनिमल्स का सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। और क्रिएशंस ऑफ सॉइल, सॉइल बनता कैसे, वैसे फॉर्म कैसे होता है, ठीक है ना, उसको देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ, फर्स्ट है सन, फिर है वाटर, फिर है विंड। सन क्या करता है, जब वो डे के टाइम में जब सन वो सनलाइट आता है तो वो रॉक क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, ठीक है ना, मतलब हीट होते हैं रॉक। और जब वो कोल्ड आता है, मतलब जो नाइट के टाइम कोल्ड रहता है तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और डे में एक्सपेंड करते हैं और नाइट में कोल्ड में कॉन्स्ट्रैक्ट करते हैं। वाटर, वाटर क्या करते हैं, जो इस वो लार्जेस्ट पार्टिकल्स होते हैं रॉक के, उसको क्या करते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। विंड क्या करते हैं, किसी भी वो रॉक या किसी भी सोइल को वन प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं। तो इसी तीनों के हेल्प से सन, वाटर एंड विंड, सन वाटर एंड विंड के हेल्प से क्या होते हैं, मूव होते हैं, बनता है, क्या फॉर्म होता है, सॉइल फॉर्म होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा नहीं पता, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बाद में आपको फ्यूचर में काम आएगा। आपको कोई पूछ देगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, आपको पता नहीं रहेगा तो आप, लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। देखिए सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन, फिर आपको मैं समझाऊंगा। कार्बन डाइऑक्साइड कीप्स द अर्थ वार्म मच लाइक अ ग्लास विच कीप द ग्रीन हाउस वार्म। ये बोल रहा है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करता है, अर्थ वार्म को क्या करता है, वार्म करता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड हो क्या करता है, अर्थ को वार्म करता है, वैसे ही ग्लास विच कीप द ग्रीन हाउस वार्म, एक गिलास है जो सनलाइट से हेल्प है, वो एक क्या करता है, उसको वार्म करता है। मतलब ग्रीन हाउस गैस है वो गैस है जो किसी भी सनलाइट को अपने तरफ हिट करते हैं, रिफ्रैक्ट करने के नहीं देता। मान लो ये सन है और आपका कोई गिलास है, कि आपका कोई अर्थ मान लो, ठीक है ना, कि आपका कोई गिलास है, ये सनलाइट आएगा, ठीक है ना, तो उसको ऐसे सनलाइट आया तो उसको रिफ्लेक्ट ऐसे करने नहीं देगा, ठीक है ना, ऐसे सनलाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इसको क्या करेगा, रैप्चर कर देगा, अपनी तरफ रैप्चर कर देगा, इसको पकड़ लेगा, ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व, हाँ ठीक, ऐसे नहीं करेगा, सिर्फ ऑब्जर्व कर लेगा, ये बाहर नहीं जाएगा, एक बार अंदर आएगा फिर वो बाहर नहीं जाएगा, इसको कैप्चर कर देगा, ऑब्जर्व कर देगा, उसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अपना क्या करेगा, कैप्चर कर देता है। उसने बोला यार, कार्बन डाइऑक्साइड कीप द अर्थ वार्म मच लाइक द ग्लास विच कीप द ग्रीन हाउस वार्म, इसीलिए अर्थ को वार्म रखता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ में इंक्रीज हो जाएगा एटमोसफियर में तो क्या होगा, देखते हैं। लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हम लोग का अर्थ फिर। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, पूरा अर्थ का टेम्परेचर पूरा इंक्रीज हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा अर्थ का टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो तो कार्बन डाइऑक्साइड। इंटेंसिफाइड ग्रीन हाउस इफेक्ट, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट का इतना ग्रीन हाउस इफेक्ट रहेगा कि पूरा टेम्परेचर रहेगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है मार्स और वेनस में 75% है, कवर करता है, 75% नहीं, 95 टू 97% कवर करता है वेनस और मार्स में। वहाँ लाइफ इम्पॉसिबल है, क्यों, उतना भाई कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो वहाँ तो ग्लोबल वार्मिंग हर चीज़ वहाँ होगा, उससे वहाँ लाइफ एग्जिस्ट नहीं करता। खाली अर्थ ऐसा प्लेनेट है जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करता है। अभी देखते हैं स्मोक। स्मोक सब लोग पता है क्या है, अ टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन। और क्या है स्मोक, इस टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन। स्मोक कैन बी फॉर्म इन एनी क्लाइमेट वेदर द वेल लॉट ऑफ एयर पॉपुलेशन इन सिटीज़। यह स्मोक वहाँ मतलब होगा, वो रहा है जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगा सिटीज़ में, जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन होगा वहाँ स्मोक होगा। ओजोन लेयर, ठीक है ना, ओजोन इज एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। ओजोन क्या है, ये एलोट्रॉप है और किसका, ऑक्सीजन का। इट्स मॉलिक्यूल्स इज मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन आइटम्स। जो ओजोन है ना उसका मॉलिक्यूल्स किससे बनता है, ऑक्सीजन आइटम्स के 3 मॉलिक्यूल्स O3, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन आइटम O3, इसका फार्मूला है ओजोन का। आपसे कोई पूछ लेगा कि ओजोन का फार्मूला क्या है तो सिंपल बोले O3, ओजोन का O और 3 O3, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फियर विच इज़ ए पार्ट ऑफ आवर एटमोसफियर।
ओजोन कहाँ पे रहता है? स्ट्रेटोस्फीयर। हमने पुराने लेक्चर में देखा है कि एटमोसफियर के कितने लेयर होते हैं? 5 लेयर। सबसे पहले क्या था? ट्रोपोस्फियर, फिर था स्ट्रेटोस्फियर, फिर था मिजोस्फियर, फिर था थर्मोस्फियर और लास्ट था एक्सोस्फियर। टोटल 5 लेयर था किसके? एटमोसफियर के। हम सबको पढ़ चुके हैं। इसमें जो ओजोन रहता है ना, ओजोन लेयर कहाँ पर रहता है? वो रहता है स्ट्रेटोस्फियर में, ठीक। अब देखते हैं ओजोन लेयर एब्जॉर्ब द अल्ट्रावायलेट रेस। क्या करते हैं ओजोन? ओजोन का मेन फंक्शन क्या है देखते हैं अभी। ओजोन क्या करते हैं? वो अल्ट्रावायलेट रेस को ऑब्जर्व करते हैं अपने अंदर। क्यों? रेस कमिंग फ्रॉम सन। कहाँ से आता है अल्ट्रावायलेट रेस? सन से आता है। एंड प्रोटेक्ट लिविंग बीइंग फॉर देयर हार्मफुल इफेक्ट। अगर ओजोन अल्ट्रावायलेट रेस को अपने मतलब ये नहीं करेगा, कैप्चर नहीं करेगा, तो हम लोग को क्या होगा? हम लोग इफेक्ट हो जाएंगे, हार्मफुल हो जाएगा। हम लोग वो हार्मफुल है। तो बहुत बड़ा फंक्शन कर रहा है वो। हम लोग क्या कर रहे हैं? प्रोटेक्ट कर रहे हैं किससे? अल्ट्रावायलेट रेस से। रीजन ऑफ ओजोन डिप्लीशन। डिप्लीशन मतलब खत्म होना। जो चीज़ खत्म हो रहा है, अब ओजोन क्या धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्यों खत्म हो रहा है? उसको उसी के रीजन देखेंगे। पहला रीजन है एक्सेसिव यूज ऑफ CFC, मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन रेफ्रिजरेटर्स, जेट प्लेन्स, फायर्स एक्सटिंग्विशर। अगर हम लोग क्लोरो एफ सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग फालतू मतलब मेन फालतू चीज़ों यूज़ करेंगे तो क्या होगा? ओजोन डिप्लीकेशन होगा ही। जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स, जेट प्लेन्स, फायर एक्सटिंग्विशर। तो एक्सेसिव मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करो तो ठीक रहेगा। अब लिमिट से ज़्यादा होगा तो वो होगा ही। अब फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो मेन रीजन मतलब दो ही था। क्यों? इसलिए कि ओजोन डिप्लीशन हो रहा है। अगर ये मतलब मिनिमाइज हो जाएगा तो दोनों यूज़ करना, तो ओजोन डिप्लीकेशन, ओजोन लेयर रहेगा और हमेशा हम लोग प्रोटेक्ट रहेंगे किससे? अल्ट्रावायलेट रे से। तो अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट बायोजियोकेमिकल साइकिल। मैंने बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है, इसमें क्या देखेंगे हम लोग कि कैसे इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एनाबायोटिक कंपोनेंट, ठीक। बायोजियोकेमिकल साइकिल का मतलब है इंट्रैक्शन बिटवीन बायोटिक एनाबायोटिक कंपोनेंट। स्टार्ट करते हैं। अ कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एनाबायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर। मतलब एक कांस्टेंट मतलब होता है फिक्स्ड। एक फिक्स्ड इंटरेक्शन रहेगा, किसके किसके बीच रहेगा? बायोटिक एनाबायोटिक कंपोनेंट के बीच एक फिक्स्ड इंटरेक्शन रहेगा, उसको बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। ये जो बायोजियोकेमिकल साइकिल से टोटल 3 साइकिल है उसमें। सबसे पहले है वाटर साइकिल, फिर है नाइट्रोजन साइकिल और फिर है कार्बन साइकिल। वाटर, नाइट्रोजन, कार्बन, ये तीनों को 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इस लेक्चर में अभी देखेंगे मतलब वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपको पूरा बताऊंगा, फिर पूरा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे समझ आएगा। देखिए समझना ध्यान से। एवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड रेस्पिरेशन, ये सब प्रोसेस हम पुराने लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एवापोरेशन को मैं और बताया था, आपको लिख के भी बताया हूँ। अब नहीं जान रहा हो तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ एवापोरेशन क्या है। तो देखिए एवापोरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लिक्विड जो वाटर रहता है, लिक्विड फॉर्म रहता है, वो किस में कन्वर्ट होता है? वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक। फिर क्यों कन्वर्ट होता है? जब सनलाइट आता है, सनलाइट जब आएगा वाटर के पास तो ये इवापोरेट होगा, वाटर वेपर फॉर्म में जाता है, ये जाके क्या बनाएगा? क्लाउड बनाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या होगा? जो जो ट्रीज रहते हैं, जो प्लांट रहते हैं, प्लांट जितना मतलब प्लांट को ग्रोथ करने के जितना वाटर चाहिए उतना वो लेगा, ठीक है ना। उतना वाटर हम लेगा और जितना बाकी वाटर बच जाता है वो कहाँ जाता है? वो लिप्स में जाता है। लिप्स में जाने के बाद उसमें होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन की हेल्प से जो लिप्स में वाटर रहता है वो वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फिर चल देता है क्लाउड में, एटमॉस्फेयर में चल देता है वो। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। और जो रेस्पिरेशन है, ये दिख रहा है एक काव है, एक गाय का डायग्राम है। तो इसमें एक गाय है, उस गाय में कैसे होता है रेस्पिरेशन? जब गाय ऑक्सीजन लेता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन लेता है एयर से, तो ये क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है? एटमॉस्फेयर में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब जब रेस्पायर करता है, जब सांस लेता है तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं, फिर उसके बाद क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वो जाता है एटमॉस्फेयर में। और जो एवापोरेशन है, ट्रांसपीरेशन है और रेस्पिरेशन है, ये सब क्या कर रहे हैं? जो वाटर है उसको क्लाउड में जा रहे हैं, फिर क्लाउड क्या करेगा? क्लाउड में जाएंगे, फिर सब वेपर फॉर्म में जाएंगे क्लाउड में, मतलब एटमॉस्फेयर में जाएंगे, फिर क्लाउड बनेगा।
क्लाउड में बनने के बाद एक वाटर फिर से रिलीज़ करेगा। फिर से वाटर रिलीज़ किया तो फिर से क्या होगा, फिर से वही सेम एवापोरेशन ट्रांसपिरेशन, फिर से वही प्रोसेस होगा। वही प्रोसेस मतलब बार बार चलते रहेगा। ये है सरफेस वाटर। एवापोरेट होकर फिर में जा रहा है। फिर से जब वो एटमॉस्फेयर में क्लाउड बनेगा फिर से रेन होगा तो फिर से वही साइकिल मतलब बार बार चलता रहता है। और जितना मतलब इन लोग को चाहिए, ट्रीज लोग को, प्लांट, जितना वाटर चाहिए वो ऑब्जर्व करेंगे। और थोड़ा बहुत ग्राउंड वाटर में भी जाएगा। फिर सब चीज़ जो बचेगा फिर वो सब वही सेम प्रोसेस चलता है। इवापोरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन, फिर वही सेम मतलब बार वेपर फॉर्म कन्वर्ट होगा, फिर रेन होगा, फिर वो सेम सेम यही साइकिल चलता रहेगा। तो यही मेन इसका है वाटर साइकिल। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखेंगे नेक्स्ट देख लगता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट रहता है। कितना? 78% प्रेजेंट है। और ये बहुत मतलब मॉलिक्यूल्स के लिए इसेंशियल है, लाइफ लाइफ के लिए। जैसे कि वो प्रोटीन, विटामिन एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन सा आएगा इसमें? डीएनए, आरएनए, ये सब के लिए क्या है? नाइट्रोजन इसेंशियल इंपॉर्टेंस है। इसका बहुत बड़ा रोल्स है। और नाइट्रोजन मतलब अल्केलॉइड फॉर्म में। और यूरिया, आप बहुत लोग जो जानता हो कि मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं, जो किसान मतलब है, फार्मर है, उन लोग के घर में क्या लेते हैं? यूरिया। जो किस में देते हैं? वे राइस में डालते हैं, ठीक है ना। तो सुना ही होगा आपने यूरिया का नाम। तो ही मतलब देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल। इसमें देखेंगे नाइट्रोजन साइकिल कैसे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर गैस के फॉर्म रहता है और कैसे उसको सॉइल में कन्वर्ट होता है। तो देखेंगे इसका प्रोसेस साइकिल को। तो स्टार्ट करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस into the form of different compound through biotic and abiotic process। ये नाइट्रोजन साइकिल ऐसा प्रोसेस है, ऐसा रिसाइकलिंग और सर्कुलेशन का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें इसको अबायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट दोनों से इंटरेक्ट करना पड़ता है। इस प्रोसेस को बोलता है नाइट्रोजन साइकिल। फर्स्ट इसमें टोटल 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेस है। सबसे पहले इसका प्रोसेस लोग को अच्छे से समझ लेंगे। इसको समझ लेंगे तो बाद में मतलब जब इसको मैं आपको नाइट्रोजन साइकिल का पूरा डायग्राम बताऊंगा, बनाऊंगा, तो वो पूरा क्लियर रहे मतलब कि हाँ ऐसे ऐसे प्रोसेस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो टोटल 4 प्रोसेस है। सबसे पहला है नाइट्रोजन फिक्सिएशन, सेकेंड है एमोनिफिकेशन, थर्ड है नाइट्रिफिकेशन, फोर है डीनाइट्रिफिकेशन। वन बाय वन करके देखेंगे। सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है बहुत ही। अगर इसको नहीं समझ पाए तो आपको साइकिल समझ नहीं आएगा, तो उसको ध्यान समझिए, सिंपल है। सबसे पहले देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम लोग जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसको सॉइल में कैसे फिक्स करें देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइस थ्रू एटमॉस्फेरिक एंड इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है N2, उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? नाइट्रेट्स में और नाइट्राइट्स में, NO2 NO3, विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू कर रहे हैं? एटमॉस्फेरिक इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो एटमॉस्फेरिक क्या है? जैसे कि फ्रेंड्स, जैसे कि लाइटनिंग होता है, तो लाइटनिंग होता है तो नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक होता है और ऑक्साइड बनाता है। जो वो ऑक्साइड बनता है तो किसके साथ रिएक्ट करता है? वाटर के साथ रिएक्ट करके वो नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड बनाता है। फिर वो रेन के फॉर्म में फिर से वो सॉइल में आता है, ठीक है ना। तो इसका एटमॉस्फेरिक हो गया। अब सेकंड है इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में जैसे कि बहुत अंडर द हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर उसको रखा जाता है। किसको? नाइट्रोजन को रखा जाता है अंडर द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, जिसमें वो अमोनिया में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। एंड नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस में देखेंगे हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया देखेंगे। जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है लेग्यूमिनस प्लांट में। कैसे फिक्स कर? वो बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि एनाबिना, राइजोबियम, एजिटोबैक्टर, ये सब ऐसे बैक्टीरिया हैं जो सॉइल में नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है ना। एक कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं? ये रूट के निडुल्स में। लेग्यूमिनस प्लांट है उसके रूट निडुल्स में प्रेजेंट रहते हैं ये बैक्टीरिया, जो सॉइल को फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन है एटमोसफेयर में, उसको सॉइल में फिक्स करते हैं, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट, अमोनिफिकेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट। अमोनिफिकेशन मतलब सिंपल है कि उसमें रिलीज ऑफ अमोनिया का रिलीज होना को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। कैसे रिलीज होगा? विथ थ्रू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज। जो डिकम्पोजिशन रहेगा इसका, डेड बॉडीज का डिकम्पोजिशन रिलीज होगा, और जो मतलब एनिमल्स डेड हो जाएगा उससे रिलीज होगा अमोनिया। और एक्सक्रीटरी वेस्ट, काउ डंग में जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उससे भी अमोनिया रिलीज होगा। अब थर्ड, नाइट्रिफिकेशन।
अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट। अमोनिया किस में कन्वर्ट हो रहा है? नाइट्राइट में कन्वर्ट हो रहा है। कि कौन से बैक्टीरिया से कन्वर्ट हो रहा है? नाइट्रोजोमस, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया है, उससे कन्वर्ट हो रहा है किससे? अमोनिया नाइट्राइट में और नाइट्रेट में। नाइट्राइट कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजोमस बैक्टीरिया से, और नाइट्रेट कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रो बैक्टीरिया से। ठीक, तो इसमें मेन नाइट्रिफिकेशन में क्या है? जो अमोनिया कन्वर्ट हो रहा है नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, NO2 NH3 में कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया, उसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। ये बैक्टीरिया का नाम याद रखिए, नाइट्रोजोमस बैक्टीरियम और नाइट्रोबैक्टर, सिंपल सिंपल है। नेक्स्ट है डीनाइट्रिफिकेशन। द प्रोसेस इज जस्ट अपोजिट है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या हो रहा था? अमोनिया कन्वर्ट हो रहा था नाइट्रेट और नाइट्राइट में, ठीक है ना। लेकिन ये जस्ट अपोजिट है। ये डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होगा? जब प्रोसेस इन विच नाइट्राइट इज कन्वर्टिंग गैसियस और नाइट्रोजन बाई कोलेस्ट्रीडियम एंड सुडोमोनास बैक्टीरियम। जो नाइट्राइट है, ठीक है ना, जो नाइट्रेट है फिर से किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? फिर से ये गैसियस नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो पूरा एक साइकिल है। जैसे कि एग्जाम आप जाते हो स्कूल, स्कूल से घर आते हो, फिर स्कूल जाते हो, फिर घर आते हो, वैसे आपका पूरा रूटीन बन गया है। वैसे इसका भी सेम साइकिल है। एक सबसे पहले एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, फिर किसी भी प्रोसेस, इंडस्ट्रियल, बायोलॉजिकल, सब प्रोसेस से मतलब प्लांट में जाएगा। फिर प्लांट को कौन खाएगा? एनिमल्स। एनिमल्स में जाता है, एनिमल्स डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होने के बाद फिर से नाइट्रोजन किस में फिक्स हो जाएगा? एटमॉस्फेयर में। तो ऐसे ही मतलब कुल साइकिल है। अब देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है N2, ठीक है। तो टोटल 3 स्टेप देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सेकंड देखेंगे एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, थर्ड इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। तो देखते हैं पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया है जो लेग्यूमिनस प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं। और लेग्यूमिनस प्लांट कौन किसको बोलते हैं? जिसमें रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं वो बैक्टीरिया। कौन कौन बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं? राइजोबियम, नोस्ट्रोक, एनाबिना, अजय बैक्टीरिया, ये सब बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक, अब जो देखिए इधर प्लांट मेटाबॉलिज्म है, एनिमल मेटाबॉलिज्म है। जब ये डिकम्पोज हो जाएगा, जब ठीक है ना, जब डेड को डेथ हो जाएगा, जब डिकम्पोज हो जाएंगे एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, तो क्या बनता है? अमोनिया बनता है। अमोनिया हम पढ़ चुके हैं किससे बनता है? अमोनिफिकेशन से। अमोनिफिकेशन से प्लांट और एनिमल बॉडी से रिलेटेड होकर क्या बनता है? अमोनिया। रिलीज ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन, पढ़ चुके हैं। उसके बाद अमोनिफिकेशन के बाद नाइट्रीफाइंग सॉइल बैक्टीरिया। क्या? जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करता है उसको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग सॉइल बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग सॉइल बैक्टीरिया क्या बनाएंगे? नाइट्रेट्स बनाएंगे, सॉइल नाइट्रेट्स NO3 बनाएंगे। ठीक, तो इससे बन गया कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्लांट वेस्ट, मेटाबॉलिज्म वेस्ट इसका बना रहा है अमोनिया। अमोनिया कैसे बन रहा है? अमोनिफिकेशन से अमोनिया बन रहा है। अमोनिफिकेशन अमोनिया बनने के बाद नाइट्रीफाइंग सॉइल बैक्टीरिया से नाइट्रेट्स बन रहा है। सेकेंड है एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन बताया था आपको मैं कि क्या होता है इसमें? जब लाइटनिंग होता है, ठीक है ना, जब लाइटनिंग होता है तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं ऑक्साइड के फॉर्म में, और वो ऑक्साइड डिजॉल्व होता है वाटर में और बनाता है नाइट्रिक एंड नाइट्रस एसिड। ठीक, फिर वो बनते हैं नाइट्रेट्स। ठीक, हो गया ये सेकंड एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। अब थर्ड है इंडस्ट्रियल फिक्सेशन। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन में क्या होगा? ये फर्टिलाइजर है। ठीक, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है और क्या बनता है? सॉइल नाइट्रेट्स। तो टोटल 3 स्टेप है। नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, इंडस्ट्रियल फिक्सेशन से क्या बन रहा है? नाइट्रेट्स बन रहा है। और एनिमल एंड प्लांट मेटाबॉलिज्म से भी नाइट्रेट्स बन रहा है अमोनिया हेल्प से। फिर इसके बाद जब नाइट्रेट्स बनेगा, सॉइल नाइट्रेट्स NO3 है, फिर डीनाइट्रीफाइंग सॉइल बैक्टीरिया पढ़ चुके हैं। ये भी क्या है? डीनाइट्रीफाइंग सॉइल बैक्टीरिया। वो क्या करता है? वो नाइट्रेट्स से NO3 को किस में कन्वर्ट करता है? नाइट्रोजन में कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन गैस इसमें NO2 में कन्वर्ट करता है। उसको बोलते हैं डीनाइट्रीफाइंग सॉइल बैक्टीरिया। फिर एक किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो सेम वही है साइकिल, मतलब चलता रहेगा। फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में होगा, फिर से ये वही सिस्टम सेम करेगा। इंडस्ट्रियल फिक्सेशन, एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सब वही सेम बार बार साइकिल, सेम साइकिल चलता रहेगा। यही इसी साइकिल को बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन का साइक्लिक चेंजिंग सर्कुलेशन हो रहा है बार बार। कार्बन साइकिल,
तो कार्बन हम लोग के अर्थ में मेनी फॉर्म वेरियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वेरियस फॉर्म में जैसे कि एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंट के फॉर्म में रहता है, फॉर द एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट। और ये बहुत से एटमॉस्फेरिक फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है। फॉर द एग्जांपल वो गैसियस फॉर्म कौन कौन सा आएगा? वो हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है? सब गैसियस फॉर्म है, ठीक। और बहुत सारे मतलब ये वो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कार्बोनेट के एक्सोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन सेल बनाते हैं कार्बोनेट। और बहुत वेरियस फॉर्म में कार्बन एग्जिस्ट करता है। तो इसमें देखेंगे हम लोग कि कैसे कार्बन साइकिल, मतलब उस कार्बन साइकिल का रिसाइकलिंग होता है, सर्कुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, एबायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कार्बन साइकिल सबसे पहले इसका मेन 3 प्रोसेस है: डिकम्पोजिशन, रेस्पिरेशन एंड कंबसन। ये सबसे पहले तीनों प्रोसेस को देखेंगे, फिर आगे साइकिल को देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे डिकम्पोजिशन क्या है। डिकम्पोजिशन हो जब कोई भी प्लांट एनिमल बरेड होता है तो उससे बहुत सारे एनर्जी, मतलब एनर्जी रिलीज होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। सेकेंड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, प्लांट एनिमल ऑक्सीजन, एनिमल सॉरी प्लांट नहीं, एनिमल जब ऑक्सीजन इनहेल करता है तो क्या रिलीज करता है? केमिकल प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उसमें क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। नेक्स्ट है कंबसन। कंबसन में भी जब कोई भी फ्यूल बर्न होता है तो उसमें क्या रिलीज होता है? वेरियस फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है, उसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मीन्स का डिकम्पोजिशन, रेस्पिरेशन एंड कंबसन, ये तीनों का प्रोसेस क्या है? ये तीनों क्या कर रहे हैं? ये तीनों क्या रिलीज कर रहे हैं? CO2। ये तीनों का सेम वही प्रोसेस है, ये क्या रिलीज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कौन? डिकम्पोजिशन, रेस्पिरेशन एंड कंबसन। तो अब देखते हैं कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल हम सबसे पहले देखेंगे कि CO2 इन एटमोसफियर। कार्बन डाइऑक्साइड किसमें प्रेजेंट है? एटमोसफियर में प्रेजेंट है। एटमोसफियर में प्रेजेंट है तो सबसे पहले ये वाटर में जाके क्या बनाएगा? कार्बोनेट बनाएगा। फिर कार्बोनेट के बाद क्या बनाएगा? लाइमस्टोन बनाएगा, ठीक। पहले क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड किसमें प्रेजेंट था? एटमोसफियर में प्रेजेंट था, तो वाटर में गया, वाटर में जाके क्या बनाया? कार्बोनेट्स बनाया। कार्बोनेट से क्या बना? लाइमस्टोन बना। सेकेंड जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अब जाएगा ऑर्गेनिक प्लांट के बाद, प्लांट और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट्स। कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, सनलाइट के हेल्प से क्या बनाएगा? वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों रिलीज करते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों रिलीज करते हैं। किससे? तो कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन गया? इसका फूड बन गया। जब प्लांट बरीड होंगे, जब प्लांट का डेथ होगा तो प्लांट क्या बनाएगा? कोल बनाएगा। और क्या बनाएगा? और बनाएगा पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम कब बनेगा? जब प्लांट बरीड होगा। फिर प्लांट को कौन खाता है? एनिमल्स, ठीक। खाता है प्लांट, कौन खाता है? एनिमल्स खाते हैं। तो एनिमल्स खाते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल्स। जब एनिमल का ही बरीड, मतलब एनिमल का डेथ हो जाएगा, तब उसके डिकम्पोज, मतलब उस क्या क्या बनेगा? फिर इनऑर्गेनिक कार्बोनेट्स बनेगा। क्या बनेगा? इनऑर्गेनिक कार्बोनेट सेल। फिर से जब ये ऑर्गेनिक मतलब प्लांट एनिमल्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल्स का जब फिर से डेथ हो जाएगा, ठीक है ना, तो डिकम्पोजिशन एंड रेस्पिरेशन से क्या बनाएंगे ये? फिर एक किसमें फिर से बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है। सबसे पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्लांट्स उपयोग करता है, फिर इसको कार्बोनेट में वाटर बनता है, फिर लाइमस्टोन बनता है, फिर ऑर्गेनिक प्लांट से कोल बनता है, पेट्रोलियम बनता है, फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड से फिर से इनऑर्गेनिक कार्बोनेट सेल बनता है, फिर से वही सेम प्रोसेस रेस्पिरेशन और डिकम्पोजिशन होकर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वही कार्बन डाइऑक्साइड का इंट्रैक्शन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, दोनों का इंटैक्ट होकर दोनों का इंट्रैक्शन सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं? कार्बन साइकिल। तो सिंपल है कार्बन साइकिल, मतलब उसमें खाली मेन प्रोसेस है डिकम्पोजिशन, रेस्पिरेशन एंड कंबसन। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल देखेंगे। ऑक्सीजन हम लोग के एटमोसफियर में एबंडेंट है अबाउट 21%। कितना? 21% ऑक्सीजन अवेलेबल है एटमोसफियर में। तो हम लोग ऑक्सीजन साइकिल से समझते हैं कि ऑक्सीजन साइकिल मतलब ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करना एटमोसफियर में। क्या? ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करना एटमोसफियर में, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन साइकिल। इसमें मेन देखेंगे कि ऑक्सीजन कैसे एटमोसफियर में मेंटेन रहता है, लिविंग एंड बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट साथ कैसे बन के फिर से वो मेंटेन रहता है। तो ऑक्सीजन मतलब वो एलिमेंट के फॉर्म में भी रहता है और बहुत मॉलिक्यूल्स के लिए इसेंशियल है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, सब के इंपॉर्टेंट है। और ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। कौन सा? ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, ऑक्साइड ऑफ
ऑक्सीजन, ठीक। और वो मेन मतलब ऑक्सीजन वो एटमॉस्फेयर से थ्री प्रोसेस के लिए यूज़ होता है। पहला है रेस्पिरेशन, सेकेंड है कंबसन और थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन। थ्री मेन प्रोसेस है जिससे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन यूज़ होता है। तो अब देखेंगे इसमें ऑक्सीजन साइकिल। आप लोग को पता है रेस्पिरेशन क्या है, मैं आपको बताया हूँ अभी रेस्पिरेशन क्या है, जिसमें ग्लूकोज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इनहेल होता है और उसमें क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों रिलीज होता है। तो सबसे पहले देखते हैं आप एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में आप ऑक्सीजन O2 क्या O2 एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन O2 प्रेजेंट है। फिर वो रेस्पिरेशन से रेस्पिरेशन होगा। रेस्पिरेशन क्या होता है आप बताएं अभी। रेस्पिरेशन का रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और वाटर H2O। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मतलब वाटर, दोनों रिलीज होगा किसे, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन से। फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कौन कौन यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल की हेल्प से क्या बनेगा ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स C6H12O6 ग्लूकोज और बनेगा ऑक्सीजन। पता है ना प्रोसेस इसको देख साहब लिखा है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन लिखा है देखो, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल्स क्या बनाएंगे फोटोसिंथेसिस करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे C6H12O6 और ऑक्सीजन। मेन वो ऑक्सीजन कैसे बनेगा, एक ही प्रोसेस है जिससे ऑक्सीजन बनता है, वो है फोटोसिंथेसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए कि मेन ऑक्सीजन कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से ऑक्सीजन फॉर्म होता है, बनता है। वही साइकिल ऑक्सीजन साइकिल वही साइकिल बार बार चलता रहेगा। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आएगा, फिर रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, फिर फोटोसिंथेसिस होगा, फोटोसिंथेसिस से फिर से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स C6H12O6 और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बनेगा। वही प्रोसेस चलता रहेगा। इसी प्रोसेस को साइक्लिंग प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीजन साइकिल, ठीक। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन साइकिल। सिंपल है, ये सबसे आसान है ऑक्सीजन साइकिल समझना इसको, कुछ नहीं है ना इसमें, खाली और रेस्पिरेशन हो रहा है। एक पहला स्टेप रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से क्या बन रहा है, वो CO2 H2O, फिर उससे फोटोसिंथेसिस करके ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन जा रहा है। खाली एक ही दो स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा है, सिंपल है। तो इस आज अभी लेक्चर में नेचुरल रिसोर्स चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।